हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता कि आपको डिट्टो यही प्रश्न परीक्षा में दिखने वाले हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ प्रश्न डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परीक्षा में आ जाएँ, या फिर हो सकता है कि इनमें से एक भी प्रश्न ना आएँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप आगामी परीक्षाओं को पास करने के टारगेट से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी जानकारी होनी ही चाहिए, है ना। बाकी आप एक बार इस वीडियो को देखिए, और आपको अगर ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके भारतीय एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बन सकते हैं, और साथ ही अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, और आप चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प हैं नागपुर, इंदौर, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो दोस्तों फटाफट से इसका आंसर करिए। और इसका दोस्तों अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा विकल्प वी, इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। अब इसकी थोड़ा सा हम महत्वपूर्ण डिटेल को देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, इसका आयोजन किया गया था 8 से 10 जनवरी के बीच में। और कहाँ किया गया? इंदौर में किया गया। और इस आयोजन को करने की जो शुरुआत हुई है 2003 से हुई है। इस बार जो मुख्य अतिथि थे ये हैं गुयाना, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। वहाँ के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान अली। ये गुयाना के इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं। ये इस 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के समय मुख्य अतिथि थे। अगर हम बात करते हैं इस बार की थीम क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है, थीम है इस बार प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अगर हम बात करते हैं किसकी, कि गुयाना की राजधानी अगर पूछ लिया आपसे, क्योंकि करंट में है, तो गुयाना की राजधानी दोस्तों होती है कहाँ पे है? जॉर्ज टाउन इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है जॉर्ज टाउन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो 17वें प्रवासी भारतीय से हमें ध्यान रखनी चाहिए। इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो आप, मुझे लगता है, आसानी से अब कर ही लेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है यहाँ पे, भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ किया गया है? विकल्प हैं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये कौन सा हो जाएगा? तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों, विकल्प सी, गुजरात में भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम यहाँ पे देख लेते हैं, और मैं एक बार बोल देता हूँ इसको कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए कि गुजरात के कच्छ जिले के 5 गाँवों में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है। और इस पहल का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है। आपको ध्यान रखना है कि कच्छ जिले के कुनारिया, मस्का, मोटा गोवा और वडसर गांवों में पंचायत शुरू की गई। यह पहल गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विभाग कल्याण या बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई है। और जो भारत सरकार का इस समय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, वह भी अब देश भर में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना बना रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि गुजरात में पहली बालिका पंचायत का शुरुआत की गई है। और किस जिले से अगर पूछ ले तो आप यही ध्यान रखना कि कच्छ जिले से, बाकी इतने गाँव तो नहीं पूछेगा, लेकिन कच्छ जिला आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है। पूछ रहा है, भारतीय मूल के लियो वराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है या फिर से चुना गया है? ठीक है, लियो वराडकर, ये नाम याद रखिए। विकल्प हैं आपके सामने, आयरलैंड है, मॉरिशस, मालदीव, स्कॉटलैंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, जो ये लियो वराडकर हैं, ये अभी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों आयरलैंड के। ठीक है, ये 2017 से लेकर 2020 तक भी वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, और अभी इनको हाल ही में दोबारा से वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। और ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 4 आपको पूछ रहा है, दक्ष नामक भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल। ठीक है, दक्ष नामक भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प है आपके सामने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दक्ष नामक
जो ये भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है ये लॉन्च किया है दोस्तों आरबीआई ने, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई ने लॉन्च किया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प हैं अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो इसका भी आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं दोस्तों, विकल्प ए, ठीक है, अमेरिका के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसकी डिटेल देखेंगे तो आपको ध्यान रखना कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने 16 नवंबर 2022 को अपने मानव रहित चंद्र मिशन, जिसका नाम हमने क्या देखा, आर्टेमिस 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ठीक है। तो आर्टेमिस 1 नासा ने लॉन्च किया है। कब किया है? तो 16 नवंबर 2022 को लॉन्च किया है, ठीक है। उसके नाम में आ गया है कि मून मिशन, ये है मून रॉकेट। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विकल्प पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, अंचिता शरत कमल, मैरी कॉम। तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों, किसको? मैरी कॉम को चुना गया है। एथलीट आयोग की अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ में एक आयोग है जिसको अलग से किया गया है एथलीट आयोग, और उसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। इसकी थोड़ा सा और डिटेल हम देखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर तो मैरी कॉम हो गया, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ में एथलीट आयोग के अध्यक्ष है मैरी कॉम। बाकी अगर भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये हैं पीटी उषा। आपको साथ में ध्यान रखना है कि जुलाई 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद अनिल खन्ना को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था और कुछ ही समय में इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की ओर और यहाँ पे पूछ रहा है, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? विकल्प हैं भारत, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर तुर्की। तो बिल्कुल दोस्तों आप सही कर रहे हैं यहाँ पे, विकल्प ए भारत करेगा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको याद हो जाए। आपको बार बार बोलने से अगर आपको याद होता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस एरोस्पेस कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च किया है? यानी कि भारत का पहला प्राइवेट कंपनी कौन सी है जिसने एक रॉकेट लॉन्च कर दिया है? विकल्प हैं स्काई लैब्स एरोस्पेस, स्टारडोर एरोस्पेस, कोलिंस एरोस्पेस या फिर स्काई रूट एरोस्पेस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विकल्प डी, ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस है जिसने भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने रॉकेट लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम। तो आपको ध्यान रखना है कि 18 नवंबर 2022 को स्काई रूट एरोस्पेस ने एक रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? विक्रम एस इसका नाम है। और इस प्रकार स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। अब स्काई रूट की ये जो स्काई रूट एरोस्पेस है इसकी स्थापना कब हुई? तो जून 2018 में इसकी स्थापना हुई है। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो एक नाम है पवन कुमार चंदना और दूसरा नाम है नागा भरत डेका। इन दोनों ने मिलकर करी है इसकी स्थापना। और अगर इसके कंपनी के हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये है हैदराबाद में। तो एक ही प्रश्न से जितने सारे फैक्ट हम यहाँ पे पढ़ सकते थे, मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको हम यहाँ पे देख लें ताकि कहीं से भी प्रश्न बने तो हम उसको आसानी से कल के दिन में अटैम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे पता है यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। मैंने ऑप्शन को काफ़ी क्लोज कर दिया ताकि आप हमेशा के लिए उसको याद रख पाएँ। पूछ रहा है 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? विकल्प आपके सामने है वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन फ्यूचर वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली। तो दोस्तों अब मुझे पता है कि ये जिसने बिल्कुल ही इसको ध्यान से पढ़ लिया होगा या ध्यान से दिमाग में बैठा दिया होगा वो तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होगा, बाकी के सबके दिमाग में खिचड़ी पक गई होगी। तो दोस्तों आप खिचड़ी मत पकाइए, इसका सही आंसर है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ
वन फैमिली, हम एक पृथ्वी में हैं, फिर हमारी एक फैमिली है, और जब हम फैमिली को साथ में रखते हैं फिर ही हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं या सोचते हैं। तो इस प्रकार के आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहले एक पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हमारा एक छोटी सी फैमिली है, और फैमिली जब होगी तो उसके बाद हम किसी फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम है। इसके बारे में और डिटेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 2023 में भारत में होने वाला है सम्मेलन, ये तो है 18वां, ठीक है, ये 18वां सम्मेलन है G20 का। इससे पहले जो 17वां सम्मेलन है दोस्तों, ये हुआ है 15 से 16 नवंबर 2022, क्योंकि इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी ज़्यादा पुरानी बात हुई नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, 17वां सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2022 बाली, इंडोनेशिया में ये हुआ है। थीम क्या थी 2022 की? तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये 17वें सम्मेलन की थीम थी। अगर 16वें के बारे में पूछ ले, क्योंकि यूके SSC पिछले काफ़ी पीछे भी चला जाता है करंट अफेयर में, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। 16वां जो सम्मेलन है ये 30 से 31 अक्टूबर 2021 को हुआ है रोम में, और रोम का है तो रोम है इटली में। और तब की थीम क्या थी? तो तब की थीम थी लोग, पृथ्वी और समृद्धि, यानी कि पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आप याद कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? विकल्प हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। तो उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर जो स्थापित किया गया है ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों नोएडा में ये स्थापित किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि नोएडा में स्थापित किया गया है, और इसके लिए, इस डेटा सेंटर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और एक कंपनी है जिसका नाम है योटा। योटा भी आप ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है कि जो उत्तर भारत में पहला डेटा सेंटर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए किस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों ये योटा नामक एक कंपनी जिसके साथ ये हस्ताक्षरित हुए हैं। और MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर हम भारत का पहला डेटा सेंटर की बात करें तो इसको आप सर्च करके बताइए कि ये कहाँ है, क्योंकि ये उत्तर भारत का पहला पूछ रहा है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं साउथ में ही होगा। तो इस प्रकार इसको आप ढूंढ के बताइएगा कि कहाँ इसका आंसर है या क्या इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों आपके सामने है, समृद्धि कर माफ़ी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जारी नहीं शुरू की है? ठीक है, शुरू की है। तो क्या ध्यान रखना है कि समृद्धि कर माफ़ी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? विकल्प हैं गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर या जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विकल्प बी, दिल्ली ने ये समृद्धि कर माफ़ी योजना शुरू की है। ठीक है, 12वां प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है, हाल ही में किसे BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है? विकल्प सौरभ गांगुली, कपिल देव, रोजर बिन्नी, रवि शास्त्री। तो दोस्तों आपको पता ही है कि BCCI का मतलब क्या हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है क्या? क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर, यहाँ पे 4 भी आएगा। ठीक है, कंट्रोल के बाद 4 है, यहाँ पे जगह नहीं है। कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, तो इसके जो अभी वर्तमान इसमें जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं दोस्तों, ये हैं विकल्प सी, रोजर बिन्नी। और रोजर बिन्नी हैं दोस्तों 36वें नंबर के। आपको ध्यान रखना है कि ये 36वें नंबर के हैं अध्यक्ष, इसके 36वें। और इससे जस्ट पहले जो 35वें थे वो कौन थे? तो ये सबको पता है कि सौरभ गांगुली 35वें BCCI के अध्यक्ष थे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? विकल्प 45वें, 50वें, 52वें या फिर 55वें। तो बिल्कुल दोस्तों आप सही कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा आपने दिमाग नहीं लगाया होगा। उम्मीद करता हूँ ये सबको ही पता होगा। तो दोस्तों विकल्प बी इसका आंसर है। DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करते हैं, इनका पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और इन्होंने शपथ ली है कब? 9 नवंबर 2022 को। ठीक है, इनके पिताजी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, और इस पद पर इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, जो कि कब तक रहा? फरवरी 1978 से लेकर जुलाई 1985 तक।
ये तो हो गया 50वें के बारे में हमने पढ़ा। अगर 49 में पूछ लें तो 49 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उदय यू ललित, जिनको आप यू ललित के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 में, और पूछ रहा है भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य है। विकल्प उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु। तो दोस्तों ये जो समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य है, ये है दोस्तों विकल्प डी, तमिलनाडु। आपको ध्यान रखना है कि जो तमिलनाडु सरकार है इसने सितंबर 2021 में, कब, सितंबर 2021 में घोषणा की कि ये पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करेंगे। और समुद्री गाय जो ये डुगोंग है, यही समुद्री गाय है, ठीक है। इस समुद्री गाय का नाम है डुगोंग और इसी के नाम पे ये बन रहा है डुगोंग संरक्षण रिजर्व, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, आज थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस वीडियो में क्योंकि 50 क्वेश्चन है और थोड़ा सा बताना भी है तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। थोड़ा पेशेंस रखिए और आप सीरियसली तैयारी करें तो पेशेंस आपके अंदर होगा, ये मैं इतना उम्मीद करता हूँ। पूछ रहा है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। विकल्प है इंदौर, हुबली, नागपुर, बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पे विकल्प सी, ठीक है। नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 से 7 जनवरी नागपुर में, ठीक है, नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था और प्रधानमंत्री ने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। अगर हम इसको शुरुआत की बात करें तो ये मनाया जा रहा है दोस्तों 1914 से, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि 1914 से मनाया जा रहा है। इस बार की थीम क्या थी, तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगर हम बात करते हैं कि 107वीं, अगर 107वीं पूछ ले तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था दोस्तों जनवरी 2022 में बेंगलोर यानी कि बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 एनी एर्नोक्स को दिया गया, वे किस देश से संबंधित हैं। एनी एर्नोक्स, ठीक है, किस देश से संबंधित हैं। विकल्प हैं अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, आप सही कर रहे हैं, विकल्प सी, फ्रांस, ठीक है। जो एनी एर्नोक्स हैं ये फ्रांस से हैं और इनको 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बाकी अगर हम देखें तो एक नाम और ध्यान रखिए, स्वंते पाबो, इनको चिकित्सा का नोबेल दिया गया है 2022 और ये हैं स्वीडन के। बाकी 3 व्यक्ति हैं जिनको 2022 अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है, अर्थशास्त्र का, और ये तीनों के तीनों, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, चाहे तो आप एक बार देख लीजिएगा। और ये तीनों के तीनों दोस्तों हैं अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के हैं, इनको मिला है अर्थशास्त्र का। और ये स्वंते पाबो ये चिकित्सा का है, ये स्वीडन के हैं। एनी एर्नोक्स हमने देखा कि फ्रांस के हैं और साहित्य का नोबेल इनको दिया गया है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है दोस्तों आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। विकल्प हैं नई दिल्ली, देहरादून, बेंगलुरु, नोएडा। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये तो सबको ही पता होगा। तो विकल्प बी इसका है, देहरादून। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था देहरादून में। अगर डेट पूछे तो 5 से 7 नवंबर 2022। आकाश फॉर लाइफ 5 से 7 नवंबर 2022, ठीक है, देहरादून। 18वां प्रश्न है दोस्तों फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य बना है। ठीक है, फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य बना। मैं दोबारा इसलिए बोलूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड दोस्तों तीसरे नंबर का राज्य बना है। तो पहला कौन है, तो पहला है कौन, हरियाणा। दूसरा कौन है, उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि पहला कौन है, फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला पहला हो जाता है आपका हरियाणा, कहाँ पे लगाया था, गुरुग्राम में। दूसरा है उड़ीसा, भुवनेश्वर में लगा। और तीसरा है उत्तराखंड, उत्तराखंड ने कहाँ पे लगाया है, देहरादून में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। 19वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों औली यानी कि चमोली में आयोजित भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास जिसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास 2022 कौन सा संस्करण था, 17वां, 18वां, 19वां या फिर 20वां। तो दोस्तों अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसका जो युद्ध अभ्यास का संस्करण है ये है विकल्प बी, 18वां संस्करण ये था, क्योंकि ये 2004 से
शुरू किया गया है 2004 में, और अभी 22वें में इसको 18वां संस्करण यहाँ पे अभ्यास हुआ। 18वें नंबर का संस्करण ये था। और अगर डेट पूछ ले तो 14 से 31 अक्टूबर 2022 औली में ये हुआ है। औली आप ध्यान रखिए, औली है चमोली में। 2004 से इसकी शुरुआत हुई है। और अगर 17वां पूछ ले तो 17वां दोस्तों अलास्का में हुआ है, जो कि कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, डेट भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं हो रही है, इसलिए डेट भी पूछी जा सकती है 14 से 31 अक्टूबर। ठीक है, गारंटी नहीं है, हो सकता है कि ना भी पूछे, लेकिन क्योंकि ज़्यादा पुरानी डेट नहीं है तो हो सकता है कि डेट भी पूछ लें। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, आयोग की मर्जी है। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा है? ठीक है, मतलब स्वास्थ्य में बेहतर प्रदर्शन करने में अगर बड़े राज्यों की बात करें तो उसमें पहले स्थान पर कौन सा है? विकल्प है केरल, मिजोरम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जा रहे हैं एकदम, विकल्प ए के साथ, ये केरल ही है। बड़े राज्यों में केरल है। अगर हम बात करते हैं छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में पहले स्थान पर हो जाता है कौन? मिजोरम। बड़े राज्यों में केरल हमने देख लिया, छोटे राज्यों में है मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पे है चंडीगढ़। अब बात आती है अपने उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड है दोस्तों 15वें नंबर पे। ठीक है, 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प हैं नई दिल्ली, पेरिस, जेनेवा, रोम। तो अब नई दिल्ली को देखते हुए आप नई दिल्ली मत ठोकिए, इसको ध्यान से पढ़िए। ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, किसके साथ? दिल्ली के साथ। ठीक है, नई दिल्ली में ही है। अगर हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ें इसके बारे में, तो ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना 1993 में हुई थी, और इसके जो मुख्यालय हमने देखा नई दिल्ली में है। आपको ध्यान रखना है कि यह एकमात्र अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो बाघों के संरक्षण के लिए जो तैयार देश हैं उनके सहयोग से स्थापित किया गया है। अब आप बोलेंगे ये अंतर सरकारी क्या हो गया? तो अंतर सरकारी का मतलब हो गया जब किसी भी चीज़ में दो या दो से ज़्यादा देश मिलकर काम करते हैं, तो उसको हम उस संगठन को क्या बोलते हैं? अंतर सरकारी संगठन बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल टाइगर फोरम जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना हुई है 1993। 22वां क्वेश्चन, भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? विकल्प हैं वाराणसी, गुरुग्राम, नोएडा, नई दिल्ली। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, तो भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा दोस्तों नोएडा में। कहाँ किया जाएगा? नोएडा में किया जाएगा भारतीय विरासत संस्थान। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद सुलझाने हेतु महाजन आयोग कब गठित किया गया था? ये थोड़ा सा करंट में इसमें हलचल हुई है इस मामले में, इसलिए मैं इसका जो बेसिक या शुरुआती समय था उसका ये क्वेश्चन लेके आया हूँ कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को सुलझाने हेतु महाजन आयोग का गठन कब किया गया था? विकल्प है 1963, 1966, 1969 या फिर 1972। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विकल्प बी 1966। और इनका पूरा नाम अगर हम देखें तो मेहर चंद महाजन इनका नाम था, और उनके नाम पे ही बन गया फिर महाजन आयोग 1900। अगर उल्टा पूछ ले 1966 हो गया कि पूछे कि महाजन आयोग किन दो राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाने हेतु गठित किया गया था, तो ध्यान रखिए महाराष्ट्र और कर्नाटका। और मुझे लगता है कि ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं क्वेश्चन के बनने कि ये किन दो राज्यों के बीच में विवाद को सुलझाने हेतु गठित किया गया था, महाराष्ट्र और कर्नाटका। 24वां क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की उप विजेता टीम कौन सी है? जल्दी ना करें, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी। तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो ये है फ्रांस, क्योंकि विजेता टीम है यहाँ पे अर्जेंटीना है विजेता और फ्रांस क्या है? उपविजेता है, अर्जेंटीना है विजेता। फ्रांस एम्बापे, आपको ध्यान होगा। और थोड़ा सा इसमें और डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फीफा 2022 है ये 22वां संस्करण था। 20 नवंबर से 18 नवंबर तक ये आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? तो कतर में आयोजित हुआ। विजेता टीम यहाँ पे अर्जेंटीना है, उपविजेता यहाँ पे फ्रांस हो गई। और फीफा की स्थापना की अगर हम बात करते हैं 1904 में हुई थी पेरिस में। फीफा की स्थापना 1904 पेरिस में, और इसका मुख्यालय अभी है ज्यूरिख। और ज्यूरिख कहाँ है? तो ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं फीफा के, तो जियानी इन्फेंटिनो। अब जियानी इन्फेंटिनो कहाँ के हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के ही हैं। ठीक है, वर्तमान जो फीफा रैंकिंग है जो कि फीफा वर्ल्ड कप के बाद आई है, उसके अनुसार जो रैंक है दोस्तों
पहले नंबर पे है ब्राज़ील, दूसरे पे अर्जेंटीना, तीसरे पे है फ्रांस, चौथा है बेल्जियम, पांचवा है इंग्लैंड। ये बात हो रही है पुरुष टीम की। अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये हैं अपने सटीक स्थान, यानी कि 106 नंबर में है भारत इस समय फुटबॉल में, ठीक है। महिला टीम की अगर हम बात करते हैं तो जो पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे जर्मनी, तीसरे नंबर पे स्वीडन, और भारत की बात करते हैं तो महिला टीम जो फुटबॉल की है वहाँ पे भारत की रैंक है 61, ठीक है। 61 भारत महिला वाले में है और 106 में है पुरुष वाले में। बाकी ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है कि फीफा की स्थापना कब हुई, क्योंकि अभी हाल ही का चर्चा में है सारा मामला। ये भी पूछ सकता है कि ये जो आयोजन किया गया कब से कब तक किया गया, तो 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022। कहाँ किया गया, तो कतर में किया गया। कौन सा संस्करण था, तो 22वां संस्करण था, ठीक है। फीफा की रैंकिंग में पहली टीम कौन सी है, क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्योंकि वर्ल्ड कप तो जीता है अर्जेंटीना ने और यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग में ब्राज़ील है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी पहली रैंकिंग में कौन से। अब जिसने नहीं इसको ध्यान होगा ब्राज़ील, तो वो अर्जेंटीना कर देगा, क्योंकि विजेता अभी अर्जेंटीना है। तो इसको आप ध्यान रखिए, पहले नंबर और 3 आपको ध्यान होनी चाहिए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फ्रांस, ठीक है। महिला में बात करें तो यूएसए पहले नंबर पर है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और 25वां प्रश्न, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। विकल्प हैं वाराणसी, गुरुग्राम, पणजी, नई दिल्ली। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इसका सही आंसर है पणजी। याद रखिएगा, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है कहाँ, पणजी। अब पणजी कहाँ है जी, तो पणजी है जी गोवा में, ठीक है। गोवा की राजधानी है पणजी। 26वां प्रश्न आपके सामने, प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। विकल्प हैं CISF, CRPF, BSF, ITBP। इनमें से किसने प्रहरी ऐप लॉन्च किया है, तो BSF ने प्रहरी जो ऐप है ये लॉन्च किया है, प्रहरी ऐप लॉन्च किया है BSF ने, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। 27वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कब किया गया। विकल्प हैं 15 नवंबर 2022, 18 दिसंबर 2021, 15 दिसंबर 2022, 28 दिसंबर 2021। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, तो अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है 15 दिसंबर 2022 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर होती है। अब बात आती है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, तो ये हुआ हमारा सरफेस, किसी भी मतलब ऐसी मिसाइल जिसको हम ईंधन के द्वारा ऊपर भेज सकें, यानी कि जो ईंधन के द्वारा ऊपर जाती है, लेकिन जब इसको नीचे मार करने के लिए आता है तो ये गुरुत्वाकर्षण की बल की शक्ति से आता है, तब इसको किसकी ईंधन की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी जो मिसाइल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक और आता है, इसको क्या बोलते हैं, बार बार बोला जाता है, दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ की पद्धति से ये बनती हैं, या इनको बोला जाता है ब्रह्मोस है एक, तो ब्रह्मोस को भी क्या बोलते हैं, दागो और भूल जाओ। एक नाग है, नाग को भी बोलते हैं, दागो और भूल जाओ की पद्धति पर काम करती हैं ये मिसाइल, ठीक है। तो अग्नि 5 मिसाइल क्या ध्यान रखना है, 15 दिसंबर 2022 को लॉन्च, सतह से सतह पर मार करती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये याद कर लिया होगा। और बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। चक्रवाती तूफान मेंडस किस क्षेत्र में बना है। विकल्प हैं दक्षिण चीन सागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में। तो दोस्तों जो चक्रवाती तूफान मेंडस है ये बना है इस समय बंगाल की खाड़ी में, ये बना है, ठीक है। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। तो दिसंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, मेंडस नामक तूफान, जिससे प्रमुख रूप से तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इस चक्रवात के लिए मेंडस नाम किसने सुझाया है, तो ये सुझाया है संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी कि UAE ने ये मेंडस नाम सुझाया है। और जिसका अर्थ क्या है, ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है एक खजाने की पेटी, ठीक है। तो अरबी भाषा का शब्द है खजाने की पेटी, जिसका अर्थ है ये, ठीक है, मेंडस का अर्थ हो जाता है। 29वां प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। अभी उन्होंने यह रिकॉर्ड किस देश के खिलाफ बनाया। विकल्प हैं पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, और जो क्रिकेट में अच्छी जानकारी रखते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने इस आंसर को कर लिया होगा।
और अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो उनको अपने क्रिकेट के नॉलेज पर अवश्य ही संदेह भी हो रहा होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा विकल्प सी। बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन ने सबसे तेज़ दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है एक दिवसीय मैच यानी कि 50 ओवर वाले मैच की ये बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, तो इससे पहले रिकॉर्ड किसके पास था? बिल्कुल था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ईशान किशन है इन्होंने 126 गेंदों में दोहरा शतक बना दिया है। इससे पहले रिकॉर्ड था क्रिस गेल का, जिन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था, ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन यूके SSC पूछता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। 30वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए Lion@47 विजन फॉर अमृतकाल नामक परियोजना किसने शुरू की है? ठीक है, परियोजना है ये। विकल्प हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार, राजस्थान। तो आपको ध्यान रखना है जो ये योजना है ये शुरू की है केंद्र सरकार ने, और दिसंबर में इन्होंने ये शुरू की है और गुजरात से इन्होंने इसको शुरू किया है, ठीक है। दिसंबर 2022 में गुजरात से इन्होंने इस योजना को शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की ये योजना है, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, और 31वां प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाला डिवाइस जिसका नाम है सिंधुजा विकसित किया है किसने? ठीक है, समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाला डिवाइस सिंधुजा किसने विकसित किया है? विकल्प हैं IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT कानपुर। तो जो उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं उनका दिमाग इस टाइम पे बिल्कुल जा रहा होगा, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो IIT रुड़की की ओर चले जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये है IIT मद्रास, ठीक है। ये सिंधुजा जो विकसित किया है ये किया है IIT मद्रास ने। लेकिन आप निराश ना हो, रुड़की ने अभी बहुत अच्छा काम किया है। और ये देखिए आप कि जो IIT रुड़की है और एम्स दिल्ली, IIT रुड़की और एम्स दिल्ली ने संयुक्त रूप से एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वस्थ गर्भ। तो स्वस्थ गर्भ ऐप जो लॉन्च किया है ये IIT रुड़की और एम्स दिल्ली ने मिलकर किया है। और अभी हमने देखा कि समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाला डिवाइस सिंधुजा ये IIT मद्रास हो गया, और IIT जो कानपुर है इसने कृत्रिम हृदय विकसित किया है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, का से कानपुर और का से कृत्रिम हृदय। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। 32वां प्रश्न आपके सामने, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? विकल्प है नई दिल्ली, मुंबई, नागपुर, उदयपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पे विकल्प डी, उदयपुर में यह पहली बैठक यानी कि G20 की जो पहली शेरपा बैठक है ये आयोजित की गई है उदयपुर। याद रखिएगा दोस्तों, उदयपुर। 33वां प्रश्न आपके सामने है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है? विकल्प उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर में बार बार उत्तराखंड नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर आप करिए, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल दोस्तों आप सही जा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 34वां प्रश्न, नववर्ष पर्व जिसका नाम है तामू लोसर कहाँ मनाया जाता है? विकल्प हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, त्रिपुरा। तो दोस्तों ये मनाया जाता है सिक्किम में, ठीक है। तो नववर्ष पर्व है तामू लोसर सिक्किम में मनाया जाता है, और ये मनाते हैं इसको प्रतिवर्ष 30 दिसंबर को, ठीक है। 30 दिसंबर को तामू लोसर सिक्किम में। 35वां क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? विकल्प हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। जो ये विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी है की स्थापना की जाएगी उत्तराखंड में। और ये क्या है तो थोड़ा देखते हैं इसको, उत्तराखंड में कहाँ की जाएगी? तो टिहरी में की जाएगी, ठीक है। उत्तराखंड के लेवल पर क्वेश्चन बनेगा तो ये टिहरी ही पूछेगा, तो टिहरी आप ध्यान रखना है। जो ये अकादमी है बन रही है टिहरी में, और कयाकिंग एक वाटर एक्टिविटी है जिसमें छोटी नाव होती है जिसे कयाक कहते हैं, क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं, और उस पर बैठकर पानी में तैरा जाता है। ये यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी लगा दी है, तो ये है वो सारा सिस्टम, ठीक है। तो ये अकादमी बन रही है टिहरी में, ठीक है। फिर ये वोटिंग वगैरह वहाँ पे होगी। 36वां प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में भारत की विकास दर रहेगी कितनी? विकल्प हैं
5%, 6.5%, 6.9%, 7.5%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा विकल्प सी 6.9%। उम्मीद है विश्व बैंक को कि भारत की विकास दर रहने वाली है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने इससे पहले 6.5 कहा था, हाल ही में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट को चेंज करके 6.9 विकास दर रहने वाली है ऐसा बताया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक की बात है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 37वें प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। पूछ रहा है 36 राफेल विमान हेतु भारत फ्रांस के मध्य समझौता कब हुआ था? विकल्प 2012, 2016, 2018, 2014। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये है 2016 में ये समझौता हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। आपको ध्यान रखना है कि 5 राफेल विमानों की जो पहली खेप भारत पहुंची थी, ये पहुंची थी कब? 29 जुलाई 2020 को, और आखिरी खेप आ गई है, यानी कि आखिरी विमान आ गया है 15 दिसंबर 2022 को। तो इसलिए करंट का मुद्दा है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ेंगे हम 38वें प्रश्न में, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में टॉप 3 जिलों में शामिल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है देहरादून, आइजोल, सोलन और शिमला। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर करिए फटाफट से कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में टॉप 3 जिलों में शामिल नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों, देहरादून नहीं है। ठीक है, बाकी आइजोल भी है, सोलन भी है और शिमला भी है, तीनों के तीनों टॉप 3 जिलों में शामिल हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं कि जो पहले नंबर पे है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे है पुदुचेरी। ठीक है, दूसरे पे है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपका गोवा। तो अगर ये पूछे कि केवल केंद्र शासित प्रदेश ना आए, उस केस में पूछे कि कौन सा राज्य पहले नंबर पे है, तब आप मतलब चूज़ करिएगा, या आप ध्यान रखें गोवा पहले नंबर पे है। 39वां प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है बेट्टा कुर्बा समुदाय जिसे अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है, किस राज्य से संबंधित है? विकल्प हैं अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो बेट्टा कुर्बा समुदाय है दोस्तों, ये संबंधित है कर्नाटक से। ठीक है, और इसको एसटी का दर्जा दिए जाने के लिए अभी बात चल रही है, कुछ प्रोसेस चल रहा है इसमें, तो इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये लोकसभा वगैरह में ये प्रस्ताव शायद पेश भी किया जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक से संबंधित है। और एक और समुदाय है सेम, उसके बारे में भी बात चल रही है अभी, हट्टी समुदाय, जो है आपका कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। तो हा से हट्टी, हा से हिमाचल, ये तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन जो बेट्टा कुर्बा है उसको आप ध्यान रखिए, बेट्टा कुर्बा कर्नाटक। प्रश्न नंबर 40 की ओर हम पहुँच चुके हैं। पूछ रहा है देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम खोला गया है कहाँ? विकल्प हैं इंदौर, गुरुग्राम, नोएडा, नई दिल्ली। तो दोस्तों देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम खोला गया है इंदौर में। ठीक है, ये दूसरा है, तो विश्व का पहला कहाँ है? तो पहला है दोस्तों अमेरिका में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। बढ़ेंगे 41वें की ओर, और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, पेशेंस रखिए। 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भागो नहीं दुनिया को बदलो, तो किसकी रचना है? ये राहुल सांकृत्यायन की है। ठीक है, ये भी आपको याद करा दिया मैंने, भागो नहीं दुनिया को बदलो, ये रचना है राहुल सांकृत्यायन। ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मौत कहाँ, जो पहली मौत दर्ज की गई है, कहाँ की गई है? ठीक है, विकल्प है चीन, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, भारत। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मौत दर्ज की गई है दोस्तों दक्षिण कोरिया में। ठीक है, यहाँ पे चाइना मत करना, चाइना में वो कोरोना का सिस्टम था। तो ये ब्रेन ईटिंग अमीबा वाला जो केस है, यहाँ से पहली मौत दर्ज हो गई है दक्षिण कोरिया में। 42वें की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है विश्व बैंक के अनुसार भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस किस देश से प्राप्त होती है? सॉरी दोस्तों, विश्व बैंक के अनुसार भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस किस देश से प्राप्त होती है? विकल्प हैं अमेरिका, यूएई, बांग्लादेश, जापान। तो सबसे पहले हमें रेमिटेंस समझना। रेमिटेंस क्या है? कि रेमिटेंस का मतलब जो भारत के जो लोग हैं वो विदेशों में जाते हैं और वहाँ पे फिर कमाते हैं, अपना काम धंधा जो भी करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस। ठीक है, तो जो भारतीय प्रवासी हैं जो विदेशों में हैं
वो जब वहाँ पे अपना नौकरी वगैरह करके पैसा भारत में भेजते हैं उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। वही ये पूछ रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किस देश से भारत को प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से इस समय भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त होती है। 43 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाल ही के प्रश्न है, ये भी हाल ही का प्रश्न है। तो हॉकी विश्व कप 2022 पुरुष की बात हो रही है, ये का विजेता कौन रहा है? विकल्प हैं जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और भारत। तो दोस्तों हॉकी विश्व कप 2022 का विजेता रहा है जर्मनी। ठीक है, उपविजेता रहा है बेल्जियम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे आप। तो इसका जो विजेता है वो है जर्मनी, उपविजेता है बेल्जियम और भारत का स्थान रहा है यहाँ पे 9वें नंबर पे रहा भारत। आयोजन इसका हुआ है 13 से 29 जनवरी 2023 को। कहाँ हुआ है? तो कलिंगा स्टेडियम है भुवनेश्वर में और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है कहाँ? राउरकेला में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ है, और अगर उसने उड़ीसा के 2-3 ऑप्शन दिए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कलिंगा स्टेडियम है भुवनेश्वर, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ है? राउरकेला। और ये राउरकेला कहाँ है और ये भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। अंदर की बात पूछे तो वो भी आपको पता है, भुवनेश्वर और राउरकेला में। कब से कब? 13 से 29 जनवरी 2023। विजेता कौन है? जर्मनी है। तो भैया उपविजेता कौन है? बेल्जियम है। ये सब हो गई। तो भारत कहाँ था? तो भारत 9वें नंबर पे था। सिंपल है, सब हमने याद कर लिया है। 44वां प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विकल्प दिनेश कुमार शुक्ला, जी कमलावर्धन राव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार लाहोटी। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो वर्तमान अध्यक्ष है, विकल्प ए दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला। और बाकियों की भी हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं जी कमलावर्धन राव की, तो दोस्तों ये सीईओ हैं अभी, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI के सीईओ हैं। और FSSAI के अभी अध्यक्ष कौन हैं? तो राजेश भूषण अभी इसके अध्यक्ष हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की बात करें तो ये कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। अनिल कुमार लाहोटी की बात करें तो ये रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष हैं। इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष। 45वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पूछ रहा है दोस्तों, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। विकल्प हैं शिवा चौहान, आरती साहा, प्रेरणा चतुर्वेदी, रंजना श्रीवास्तव। तो दोस्तों फटाफट से इसका आंसर आपने कर लिया होगा। इसका सही आंसर है शिवा चौहान। ठीक है, तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा के पास ही पावर हो सकती हैं, और ये शिवा चौहान ही यहाँ पे कहाँ पे हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए बोला, बाकी ऐसे आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो शिवा चौहान है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। 46 बैंक ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है किसे? विकल्प हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक। तो दोस्तों इसका आंसर जो विकल्प ए कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसका आंसर है विकल्प सी, कैनरा बैंक। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है कैनरा बैंक को, याद रखिएगा। 47 पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया दोस्तों, विकल्प डी, भोपाल में। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है भोपाल में। 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस कब तक एयर इंडिया और विस्तारा के विलय के लिए सहमत हुए हैं? विकल्प हैं 2024, 2025, 2027, 2030। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस, जो एयर इंडिया है दोस्तों ये है भी टाटा सन्स की, और विस्तारा जो है ये एयरलाइंस है, किसकी है? ये सिंगापुर एयरलाइंस का नाम क्या है? विस्तारा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में जो विलय होने के लिए सहमति बनी है 2024 तक बनी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के मध्य 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा के विलय के लिए सहमति बनी है।
49वें पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है, आपको लगा है कि करंट अफेयर वाकई अच्छे हैं और इतना आपको पता होना ही चाहिए, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके भारतीय एजुकेशन पॉइंट जो कि एक परिवार है, इसका हिस्सा आप बन सकते हैं और फिर इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे ही, ठीक है। 49 प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम कौन सी है? मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सौराष्ट्र, ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो कि किस में होती है, अगर यही पूछ ले तो ये होती है क्रिकेट में, ठीक है। क्रिकेट में ये होती है और किसने जीती है? सौराष्ट्र ने जीती है। इसके अलावा 2022 में जो रणजी ट्रॉफी है ये भी सौराष्ट्र ने ही जीती है। अब क्योंकि रणजी ट्रॉफी भी क्या है, क्रिकेट में ही होती है। अगर ये पूछा जाए तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में है, विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट में है और 2022 में जो ये ट्रॉफी हुई हैं दोनों के दोनों ये सौराष्ट्र ने ही जीत ली हैं। 50वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं और एक प्रश्न आपके लिए कमेंट करने के लिए मैंने छोड़ा है। तो अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई में और कोई भी एग्ज़ाम हो आगे उसको टारगेट कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं, तो उसका आंसर आप अवश्य करिएगा दोस्तों। 50वां प्रश्न, द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प आपके सामने संजीव रावत, राजेश जोशी, शेखर पाठक, प्रशांत जोशी। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पे कौन? शेखर पाठक। और इनको इसके लिए क्या मिला है? एक अवार्ड मिला है इनको। इसके लिए इनको एक न्यू इंडिया फाउंडेशन द्वारा कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं तो ये 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये 50 क्वेश्चन आपको पता भी रहे होंगे तो आपका रिवीजन हो गया होगा, और नहीं पता होंगे तो आपको ये 50 प्रश्न आज पता चल गए हैं। और अगर आपके लिए प्रश्न की मैं बात करूं, आपको ये सिंपल सा प्रश्न है, इसके बारे में जितनी डिटेल आप लिख सकते हैं उतना बेहतर, ठीक है। देखता हूं आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, और कल के दिन जब आपकी जॉब लगेगी तो उस टाइम पे मैं फिर आपको कमेंट अवश्य करूँगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका बताइए डिटेल, कब से कब तक, किसने भारत की तरफ से भाग लिया, और अगर भारत में हुआ तो कौन से देश यहाँ पे शामिल हुए। जो भी इसकी आपको मैक्सिमम जानकारी मिलती है वो आप कमेंट करिए। बाकी आपको प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे ज़रूरी बात कि मोटिवेट रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ना ही ज़रूरी है, रेगुलर पढ़ते रहिए और फिर एक बार समय अवश्य आएगा और जब आपका जो ये मेहनत है ये सफल होगी, है ना। बाकी ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।